कि आइडेंटिटी पे आइडेंटिटी मैप कराने के बाद तो रास्ता किसी भी करा, हाँ वो नहीं तो होगा, किसी के नहीं होगा जिसका ऑर्डर सेम होगा, ठीक ना। 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं। नहीं अच्छा किया तुम लोगों ने, वो ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ फेल हुआ था, मतलब जो एक दो ग्रुप बताना था कि मतलब 4 ऑर्डर 4 का बताओ कि जो आइसोमॉर्फिज्म ना, तो जो बताया था उसमें भी ऑर्डर्स ना सेम होने की वजह से फेल हो रहा है। नहीं तो अच्छा, ऑर्डर ना सेम होने की वजह से ही फेल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर ऑर्डर हमने ऑर्डर सेम वाले पे मैप करा दिया तो क्या हो जाएगा आइसोमॉर्फिक? हाँ हो जाएगा। हाँ तब हो जाएगा, क्योंकि सर उसमें आइडेंटिटी वाले में आई और 1 का ऑर्डर 4 होता है और उसमें सर सेल्फ इनवर्स में सबके सब 2 ही होता है, तो 4 और 2 इक्वल कहाँ होता है? एक मिनट में देखूं जरा। अभी तक हम जो भी देखे सारा मैपिंग ऑर्डर सेम होने। नहीं ऑर्डर सेम तो था, वो तो कंक्लूजन निकल गया था कल, ठीक ना, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मैप करना चाहिए। लेकिन जो ये बता रहे प्रॉब्लम नंबर 4 थी कि 5 थी ना? हाँ प्रॉब्लम नंबर 5 थी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर 4 विच आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो इसमें ये बात नहीं है कि ऑर्डर सेम ना होने की वजह से ही वो फेल कर रही है ना। तुम लोग रीजन दे रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 का कि सर ऑर्डर सेम ना होने की वजह से मैपिंग क्या हो जा रही है, आइसोमॉर्फिक नहीं रह रही है। तो क्या तुम ऑर्डर अगर बराबर कर लो सभी के तब हो जाएगी वो आइसोमॉर्फिक? हो जाएगी सर। किया तुम लोगों ने, बस ऐसे ही बता रहे हो। नहीं सर, जैसे देखिए सर उसमें जब एक को मान लिए आइडेंटिटी वाला मान के चल रहे हैं, अगर दोनों का ऑर्डर सेम होता है, जैसे एक का 2 हो रहा है और एक का 4, तो अगर सेम होता सर। नहीं देखो क्या बात है, मैं फिर से थोड़ा सा बताऊं, क्लियर करूँ इसको। जैसे देखो मान लो 2 ग्रुप हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप हैं और इसमें मान लो A B C एलिमेंट है और यहाँ एक G डैश है, तो A डैश B डैश C डैश D डैश है, ठीक है, ये मान लो आइडेंटिटी है आपस में। तो एक चीज़ तो ये निकल के आई है कि अगर हमें फंक्शन जब बनाना है G से G डैश में, तो पहली बात तो आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, ये बात तो ठीक है। लेकिन उसके बाद हम अगर किसी एलिमेंट को मैप कर रहे हैं, है ना, अगर A को B पे मैप कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, A का जो ऑर्डर हो वही ऑर्डर क्या हो, B का भी हो, तभी ये मैपिंग हो पाएगी, ठीक ना। अदरवाइज फिर वो आइसोमॉर्फिक इसको प्रूव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। ये बात तो चलो ठीक है निकल के आ रही है। और अब जो दूसरा सवाल ये है कि मान लो 2 ग्रुप हैं सेम ऑर्डर के, तो क्या वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं? 2 ग्रुप हैं सेम ऑर्डर के, क्या वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं? ऐसी जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसी बात जरूरी नहीं है। तो जब जरूरी नहीं है तो मतलब अगर हम कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके मतलब जवाब में, तो G से G डैश में जो है कोई भी आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन मिलना नहीं चाहिए, कोई भी आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि तुम लोग एग्जाम्पल 5 में कह रहे हो कि अगर हमने ग्रुप का मतलब सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट को सेम ऑर्डर में मैप करते तो वो आइसोमॉर्फिक सर हो जाता, तब तो इसका मतलब G से G डैश में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गया। तब तो हमारी बात ही फेल हो गई ना कि 4 ग्रुप के अगर हम लें ऑर्डर 4 2 ग्रुप लें तो उनके बीच में हमेशा एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती ही करती है, ठीक है, तब तो ये बात निकल के आ जाएगी। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि ये जरूरी नहीं है कि 2 सेम ऑर्डर के ग्रुप के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म हमेशा एग्जिस्ट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बात स्पष्ट है कुछ कि नहीं स्पष्ट है? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 वाले एग्जाम्पल में तुम किसी भी प्रकार की आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करा सकते हो। कि तुम लोगों ने कराया बैठे घर पे, किसी ने कराया? इसमें जो I लिया है, जैसे G I को ही एग्जांपल लिया है और I का ऑर्डर 4 होता है, हाँ, और वो जो फंक्शन वाला ग्रुप है उसमें सबका ऑर्डर 2 है, क्योंकि 2 सब सेल्फ इनवर्स है, हाँ, तो स्क्वायर पर ही आइडेंटिटी आ जा रहा है। हाँ, तो इसमें से I लिया है, I का ऑर्डर 4 है, इसलिए देखो कहने का मतलब क्या है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। I के जगह पर अगर दूसरा ले लेते, हाँ कहने का मतलब मैं तुम्हारा समझ गया कि जो हमने G डैश लिया था उसमें जो भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर बताओ क्या है, 2 है। जितने भी G डैश में एलिमेंट है ना, G डैश में कौन कौन से एलिमेंट थे, F1 था, X था, F2 माइनस X था, F3 कितना था, माइनस X एंड F4 क्या था, -1/x, ठीक है। तो ये बताओ कैसे हैं, इन सभी का ऑर्डर क्या है बताओ,
सेल्फ इन्वर्स है, इसका मतलब सबका ऑर्डर क्या है बताओ 2 है, और इनमें ऐसे एलिमेंट हैं जिसका 4 हाँ जिसमें एक एलिमेंट ऐसा भी मिल रहा है कि उसका ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो वो इसका मतलब वो 4 जो है इसके किसी भी एलिमेंट पे मैप नहीं हो पाएगा, ठीक ना, बात स्पष्ट है। तो इन दो ग्रुपों के बीच में कोई भी होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर जी में जितने मान लो एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है, और सब में जो ऑर्डर है उन्हीं ऑर्डर के एलिमेंट उतने ही जी डैश में भी मिल जाए तभी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मतलब जी से जी डैश में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म बना नहीं सकते हो, ये बात स्पष्ट है ना कि बन सकती है, नहीं बन सकती, कोई भी आइसोमॉर्फिज्म बन नहीं सकती, ठीक है। ऑर्डर सेम रहेगा। हाँ ऑर्डर अगर एलिमेंटों का सेम होता तो बनती है। तो आज स्टार्ट किया जाए, नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चंस और तुम लोगों ने लगाए, बाकी जो बचे हुए थे क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन देखो ज्यादा क्या क्या उसको समझा रहे हो अभी भाई, फिर दवा दे रहा है। नहीं सर ये कह रहे कि ऑर्डर 2 कैसे हुआ इसका, तो भाई उसको ऑर्डर 2 तुम ऑर्डर निकालना नहीं सीखे हो क्या? ऑर्डर निकालना सीखो तुम लोग ना किसी एलिमेंट का। चलो तो अब हम स्टार्ट करें नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक है। जरा देखो शिवांश, वीडियो में दिख रहा है ये नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखो हम लोगों ने कोसेट पढ़ा था। कोसेट क्या होता है जरा बताओ। नॉर्मल सब ग्रुप को जानने से पहले हमें क्या समझना होगा, कोसेट क्या होता है। और कोसेट की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता रखी है कि कोसेट क्या होता है। जैसे देखो ये H मेरा एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, ठीक है। और अगर मैं एक एलिमेंट लूँ G से तो मैं उसको H में लेफ्ट से या राइट से ऑपरेट करूं। अगर राइट से ऑपरेट कर रहा हूं तो क्या बनेगा बताओ, राइट कोसेट बनेगा। क्या बनेगा, राइट कोसेट सच दैट H बिलोंगिंग टू कैपिटल H, ठीक है। ये बताओ क्या है, कोसेट है। और कैसा कोसेट है, राइट कोसेट है, ठीक ना। अगर मान लो कि H के अंतर्गत H में मान लेते हैं कि H1 था, H2 था, H3 था, ठीक है। तो ये बताओ HA बताओ क्या आ जाएगा, H1A, H2A और क्या आएगा H3A। ये बताओ क्या है, राइट कोसेट ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू A, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लो मैं A को लेफ्ट से ऑपरेट करता तो क्या मिलता, AH1, AH2 और AH3 मिलता, ठीक है। ये बात स्पष्ट है। कोसेट क्या होते हैं, इसको क्या बोलेंगे बताओ, लेफ्ट कोसेट। ये क्या है, राइट कोसेट है, ठीक है। तो अगर कोई सब ग्रुप है और मैं उसके कोसेट निकालूं लेफ्ट या राइट, और अगर सेम एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, सेम एलिमेंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट कोसेट जो हो वो क्या कर जाए, लेफ्ट कोसेट जो हो वो राइट के साथ क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करने का मतलब है कि उसी के बराबर हो जाए, ठीक है। मींस अगर HA इज इक्वल टू क्या हो जाए, AH, है ना। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तब मैं H को बताओ क्या बोलूंगा, नॉर्मल सब ग्रुप बोलूंगा। क्या बोलूंगा, नॉर्मल सब ग्रुप। H को तो मैं सब ग्रुप बोल रहा हूं ना, ठीक है। और बताओ H मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, जब किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम कोसेट निकालें H के, लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाए किसके, राइट कोसेट के। तो इस कंडीशन में बताओ H क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन किया गया है वो भी समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिखो जरा, let H be any subgroup of group G then H is called
normal subgroup of, yeah, H is called normal if left cosets of H is equals to right cosets of H. कोसेट्स मतलब कोई एक कोसेट की या फिर सारे? नहीं, कोसेट्स का मतलब है कि भाई जी के अंतर्गत तो ढेर सारे एलिमेंट हो गए ना, तो हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट हम लेफ्ट और राइट कोसेट बनाते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम लेफ्ट कोसेट बना रहे हैं और राइट कोसेट उसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो बना रहे हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब उस केस में एच को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, नहीं प्रूफ क्या करना रहेगा, वो आगे टेस्टिंग सारी आएंगी। ठीक ना, अभी तो ये मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की बस ऐसे जनरल डेफिनेशन समझाई है। कोसेट के बारे में हाँ, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। एच के साथ जितने भी कोसेट बन सकते हैं अलग अलग डिसजॉइंट, है ना, लेफ्ट या राइट। अब अगर लेफ्ट कोसेट बना रहे हैं किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या बनाना चाहिए, राइट कोसेट भी बनाना चाहिए। ठीक ना, अब एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दिखा दिए तब थोड़ी ना होगा, इन जनरल मतलब सारे के साथ होना चाहिए। ठीक है, केवल एक के साथ नहीं। अब इसी तरह डेफिनेशन देख लो क्या है। ठीक ना, एग्जाम में आएगा तो ये डेफिनेशन नहीं लिख के आना है तुमको, एग्जाम में आएगा तो ये डेफिनेशन लिखोगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो लिखो लेट n be any subgroup of a group G, of a group G, then n is called normal subgroup if for all G belonging to G and for all n belonging to capital N, G inverse belonging to N। और G इनवर्स इज सबसेट ऑफ N। ठीक है, ये दोनों ही बातें इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, है ना। या तो आप क्या कहें कि N एक सब ग्रुप हो और G क्या हो, ग्रुप हो, तो N को हम नॉर्मल बोलेंगे अगर G में बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंटों के लिए और N में बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंटों के लिए क्या होना चाहिए बताओ, G इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाए, N में बिलोंग कर जाए। ठीक है, या फिर क्या कह दें, अब ये बताओ क्या है, ये तो एक एलिमेंट है तो ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, N में बिलोंग करना चाहिए नॉर्मल होने के लिए। दूसरी बात देखो क्या है, या हम क्या कह सकते हैं बताओ, G इनवर्स। अब कैपिटल N बताओ क्या है, एक सेट है एक तरह से देखा जाए तो। अब ये क्या बनाएगा, पूरा सेट बनाएगा, तो ये सेट क्या बताओ, N का क्या हो, एक सबसेट निकल जाए, मतलब जितने एलिमेंट इसमें हो वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ हो, N में भी हो। तो उस केस में मैं N को क्या बोलूंगा बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप बोलूंगा। ठीक है, इसका क्या मतलब जरा देखने का प्रयास करो। ठीक है, क्या है देखो, अगर ये कह रहा है ना कि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए बताओ, किसी भी G के एलिमेंट के लिए जो लेफ्ट या राइट कोसेट बने सब ग्रुप के, वो दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो मतलब मान लो कि
ये लेफ्ट राइट कोसेट था, ये इक्वल था लेफ्ट कोसेट के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं बताऊं, ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूं, ठीक ना, ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूं तो देखो क्या मिल जाएगा मुझे, राइट से ही कर लो। तो ए इनवर्स इधर बताओ क्या है, ए एच ए इनवर्स मिल गया, ठीक है। अब ए इनवर्स बताओ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो गया। तो ये बताओ क्या हो गया, एच इक्वल्स टू ए एच ए इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये H बराबर है किसके बताओ, ए एच ए इनवर्स के, और H में एलिमेंट मान लो H1 H2 H3 इस टाइप के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसके एलिमेंट तुम देख पा रहे हो कैसे होंगे, इसके एलिमेंट जो होंगे इसके एलिमेंट, ठीक है, हाँ, ए स्मॉल एच ए इनवर्स टाइप के होंगे। अब H1 रखो H2 रखो कुछ भी रखो, ठीक ना। तो देखो ये इसके इक्वल है ना H के, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, इस H में भी होंगे। तो वही बात देखो यहाँ लिखी हुई है, ठीक ना, जी इनवर्स बिलोंगिंग टू N लिखा हुआ है, ठीक है। या तुम देख सकते हो कि अगर जो एलिमेंट इस सेट में है वो एलिमेंट अब इस सेट में भी होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सबसेट भी बोल सकते हैं N का, ठीक है। यही बात स्पष्ट है, ये बताओ डेफिनेशन मैथमेटिकल क्या है, ठीक है। कोई डाउट तो बताओ, हाँ नोट कर लो इसको, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हटा दें। अब देखो कुछ इसके रिजल्ट्स हैं थ्योरम से जो आती हैं, अब उन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल्स करवा दें, चलो लिखो। एग्जाम्पल्स तो पीछे हमने किए भी हुए हैं, या फिर भी हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। चलो देख लो इसका, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल लिख लो जरा। अब सबको नहीं ना विजुअलाइज हो पाता है कि नहीं है, सबका माइंड पे जैसे है नहीं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं, मान लो कोई वीडियो ही देख रहा हो तो उसको तो नहीं समझ में आएगा अगर वो पहली बार देख रहा होगा तो, क्योंकि चीज़ें कितने दिन से लिंक हैं, है ना, इसलिए तुम लोग वहाँ तक सोच पाते हो। और जो मान लो अभी स्टार्ट करता होगा नए में, उसको लगता होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम खिचड़ी चल रहा है? कहाँ वीडियो गायब कर दिया मैंने भाई? एक रेसिड्यू क्लास वाली वीडियो नहीं गई थी, है ना। रेसिड्यू क्लास कैसे निकलना है, उस दिन क्या वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी उसमें। अब मान लो कि अभी मुझे नहीं पता है कि मोबाइल में साउंड रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मान लो कि मैं जाकर घर पे देखूं तो रूम पे वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड है। तो कई बार, एक बार मैंने प्रयास किया कि मैंने देखो एक वीडियो होगा जिसमें मैंने मुंह से फिर वहीं बोला है, उसमें लिखा यहाँ पे है, आवाज़ जाके रूम पे बैठ के दी थी, क्या करूँ, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट लगा था, कोई कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसलिए अब वो रेसिड्यू क्लास निकालना इंपॉर्टेंट था, मुझे पता था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे रेसिड्यू क्लास निकाली जाती है। और अच्छा भी हुआ कोई वीडियो नहीं गया, ठीक ना। अब रेसिड्यू क्लास निकालना फ्री में तो नहीं सिखा सकते ना बताओ, जहाँ पे कोई ट्रिक है, जहाँ पे सोचना है। अब क्वेश्चंस तो मैं नहीं डालूंगा ना, मान लो इस बुक का मैं सॉल्यूशंस डालूं यूट्यूब पे तो वो अच्छा लगेगा, वो तो अच्छा नहीं है ना। वो एक्सरसाइज तुम लोगों के लिए दी गई है, तुम लोग जब सोच के कर रहे हो तो ज़्यादा तुम लोग का ग्रोथ हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखवा दूँ, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँ और कोई बच्चा वही छाप एग्जाम में लिख दे तो क्या मतलब निकला उससे, ठीक है। बाकी जहाँ जो कॉन्सेप्ट है वहाँ तो मैं स्टिक रहता ही रहता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रेसिड्यूज को निकालना सिखा दो भैया, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं थोड़ा सा। एक ही वीडियो मिस है और कोई वीडियो मिस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो, लेट g इज इक्वल्स टू 1 - 1 i - i, ठीक है। एंड h इज इक्वल्स टू 1 और i ले लेते हैं, ठीक ना, 1 और i be a subgroup of G, then कहा नहीं होगा भाई, सब ग्रुप नहीं हो रहा है क्या ये? अच्छा 1 - 1 होगा, चलो -1 कर लो अब, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या निकाल लूँ, इसका निकाला मैंने लेफ्ट कोसेट, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, i आ गया और -i आ गया, समझ में आ रहा है। एंड इसका मैंने निकाला
लेफ्ट कोसेट। तो ये बताओ क्या आ जाएगा, ये आ गया, हाँ ठीक है, आई और माइनस आई ही आएगा, ठीक ना, कुछ और नहीं आएगा, ठीक ना। तो हियर आई एच इज इक्वल्स टू एच आई, therefore H is a normal subgroup of G, ठीक ना। अब देखो ऐसा नहीं है कि किसी एक एलिमेंट के लिए, ठीक ना, तुम माइनस आई के लिए भी करा सकते हो और 1 के लिए भी करा सकते हो, ठीक ना, मतलब सारी एलिमेंटों के लिए करा सकते हो। अगर दोनों को एक साथ ऑपरेट कर दे लेफ्ट राइट से, हाँ, तो वही सेट ही आ जाएगा H, मतलब जैसे उसमें रिप्रेजेंटेशन था। हाँ हाँ हाँ, वो H ये कहना चाह रहा है कि अगर H को इधर से I से ऑपरेट करते और इधर से भी ऑपरेट करते तो क्या मिलता है, H ही मिलता, ठीक है, जो कंडीशन लिखवाई है मैथमेटिकली। अब देखो ये मैंने I के साथ लिया हुआ है ना कोसेट, तुम माइनस आई के साथ भी बना सकते हो, और क्या बनाओगे, -1 के साथ और 1 के साथ, तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी के लिए ये बताओ होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताओ H कैसा होगा मेरा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब कुछ विजुअलाइज हुआ, ठीक है, और ये वाली बात भी होल्ड हो ही रही है, तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट किया तुम लोगों ने, नोट कर लो, फटक से नोट कर लो। तो आगे बढ़े हम लोग, एक आध रिजल्ट इसके देखे जाएं। लिखो जरा थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है क्या है, देखो a subgroup n of a group G is normal subgroup if and only if G inverse is equals to n for all G belonging to G, ठीक है। देखो सबसेट कहना, जो पहले हम लोगों ने सबसेट कहा था, ठीक है, अब सबसेट से बात निकल के देखो सामने आ ही गई है कि G इनवर्स क्या होगा, n के बराबर होगा, तो n क्या कहलाएगा बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। या अगर n नॉर्मल है तो ये कंडीशन होल्ड होगी। इस बात को बताओ क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, मतलब कि अगर n नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो ये वाली बात ट्रू है, G इनवर्स इक्वल्स टू n होगा, और अगर G इनवर्स इक्वल्स टू n है तो n मेरा क्या होगा बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक ना। इफ एंड ओनली इफ का केस यही है, ठीक है। तो इसी को देखो प्रूफ करना है। अब देखो ना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो जितनी भी तरह की तुम लोग किताबें उठाओगे, हर किताब की अपनी एक लैंग्वेज है, बेसिकली मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, ठीक ना। तो जैसे अब इसके प्रूफ में जो वो रीजंस देगा ना, तो जैसे उसने अपने तर्क बिल्डअप किए हैं बुक के स्टार्टिंग में, उन्हीं तर्कों का वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उन्होंने नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन कैसे दी है, तो उसी तर्क का इस्तेमाल करके इसको प्रूव करेगा। किसी बुक में तुम देखोगे कि यही क्या है बताओ, नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशंस है, तो फिर जो उसमें थ्योरम्स दी गई होंगी उनमें जो प्रूफ होगा वो उसमें जो रीजंस या जो तर्क इस्तेमाल करेगा वो इसी को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्यों अलग अलग बुकें वेरी करती हैं। तो इसीलिए मतलब जब बुक पढ़ रहे हो तो बुक को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जाना चाहिए, ताकि उसमें पता चले कि उसकी लैंग्वेज क्या है, कहाँ वो नोटेशन कैसे ले रहा है, ठीक है। अलग अलग बुक में प्रूफ तुमको अलग अलग मिलेंगे तो तुम कंफ्यूज होगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो पहले एक बार इसको पढ़ लो, फिर जो दूसरी कोई स्टैंडर्ड बुक भी उठा के देखना तुम लोग, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान लेता हूं, लेट G इनवर्स इज इक्वल्स टू n, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज बताओ क्या होगा, अगर दो सेट इक्वल हैं तो मतलब ये बात निकलती कि G इनवर्स इज सबसेट ऑफ n। बताओ भाई, जब ये दो सेट इक्वल हैं इसका मतलब ये सबसेट रहा होगा n का और ये भी सबसेट रहा होगा इसका, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब G इनवर्स सबसेट हो गया n का, तो बताओ n क्या हो गया मेरा,
n नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है? यही ना लिखा है कि n इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ दिस कंडीशन इज होल्ड। तो जब ये कंडीशन होल्ड है तो n बताओ क्या हो गया? नॉर्मल। तो देयरफॉर n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक, हाँ, मतलब ये क्या है, एज अ डेफिनेशन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक ना। और हमने क्या माना था कि GN G इनवर्स इक्वल्स टू n माना था, फिर दिखाया कि ये इसका सबसेट है, सबसेट है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम क्या मानेंगे बताओ? n को मान ले कि नॉर्मल सब ग्रुप मान लेते हैं, फिर क्या दिखाने का प्रयास करते हैं कि GN G इनवर्स इक्वल्स टू n होगा, ठीक है। तो अब देखो कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्सली लेट n is a normal subgroup of G, ठीक है। n is a normal subgroup of G ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। therefore we have to show that GN G inverse is equals to n for all G belonging to G। ये हमको शो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब सिंस देखो, सिंस n is normal in G, this implies बताओ क्या? GN G inverse is subset of n for all G belonging to G, ठीक है। ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर उल्टे तरीके से हम मान लें कि चलो n मेरा क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, और फिर क्या दिखाना है हमको? GN G इनवर्स इक्वल्स टू n हमें दिखाना है। तो देखो अगर n मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो बाय डेफिनेशन ये कंडीशन तो होल्ड होगी, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या बचता है? अब बस ये बचता है कि मैं दिखा दूं कि n बताओ क्या है? n इसका भी सब ग्रुप है, सॉरी सबसेट है। क्या दिखा दूं? n इसका क्या है? सबसेट है। तो मेरा GN G इनवर्स बराबर हो जाएगा n के। बात समझ पाया कि नहीं समझ पाया? ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया? नोट कर लो तो इसका अगला पार्ट बताएं फिर। देखो कौन एक स्पेशल केस है इसका, हाँ, मतलब जहाँ सबसेट था उसको इक्वल कर दिया, मतलब जब इक्वल हो तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तुम्हें कुछ ना याद है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन भी यही लिख के आ सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब लेकिन अब तुम लोग अपने बुक के हिसाब से चल रहे हो तो फिर बुक के हिसाब से ही मैं रीजंस दे रहा हूँ। क्या बताओ? हाँ, ऊपर से फिर से समझाएं। देखो अगर n मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या इंप्लाइज करना चाहिए बताओ? GN G इनवर्स इक्वल्स टू n इंप्लाइज करना चाहिए, ठीक ना। या देखो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? उल्टा भी होता है कि अगर GN G इनवर्स n के बराबर है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? n क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो अब देखो पहले मैं इस केस को मान लेता हूं। पहले केस मैंने क्या किया बताओ? मैंने मान लिया कि GN G इनवर्स बराबर है n के, तो ये मान लिया। देखो इसका मतलब GN G इनवर्स सबसेट हो गया n का। जब ये दोनों बराबर सेट हैं तो इसका सबसेट तो होगा ही होगा, और जब सबसेट हो गया तो n बताओ क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, जैसा कि लिखवाया गया तुमको प्रीवियस डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या मान रहा हूं बताओ? मैं n को नॉर्मल सब ग्रुप मान ले रहा हूं, ठीक ना। मैंने मान लिया कि n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब बताओ टारगेट मेरा क्या रहेगा? GN G इनवर्स इक्वल्स टू n दिखाना मेरा यही टारगेट रहेगा, ठीक है। तो जब n नॉर्मल है तो ये बताओ बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप GN G इनवर्स सबसेट ऑफ n फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू कैपिटल G, यही होता है, ठीक है। अब बताओ इसको और इसको बराबर दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? अभी n इज सबसेट ऑफ GN G इनवर्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यही काम करने जा रहे हैं। यहां तक नोट हो गया? अच्छा, दो सेट को मतलब किसी सेट को किसी सेट का सबसेट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? ना 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 सबसेट दिखाने के लिए पूछ रहा हूं मैं।
मान लो ये थोड़ा सोचो, हाँ अगर ए को बी का सबसेट दिखाना है तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट उठाएंगे ए में और ये इंप्लाई कर दे कि ये कहाँ बिलोंग कर जाए, बी में बिलोंग कर जाए। समझे स्टेप क्या होंगे आगे, आगे वाले स्टेप क्या होंगे, समझ में आया ना। हाँ तो उसी तरह से बताओ मैं एलिमेंट कहाँ से उठाऊंगा, एन से एलिमेंट उठाऊंगा ना। अब अगेन लेट n बिलोंगिंग टू n, देन अब देखो यहां पर क्या करते हैं, ठीक है, क्या बताओ, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है जी इनवर्स n और जी का इनवर्स, बताओ इस तरह से हम लिख पा रहे हैं इसको कि नहीं लिख पा रहे हैं? जी इनवर्स का मतलब क्या बताओ, आइडेंटिटी को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया चाहे राइट से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं फिर कि जी इनवर्स n, जी इनवर्स का इनवर्स लिख लूं मैं इसको और इधर मैं जी इनवर्स कर लूं, ठीक है, इधर मैं जी इनवर्स कर लूं। बताओ इस वाले जी को मैंने बस कुछ किया नहीं, इस वाले जी को मैंने क्या किया, जी के इनवर्स का इनवर्स लिख दिया है और तो कुछ नहीं किया है, ठीक है। और बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं इन तीनों को साथ में ले लेता हूं, ठीक है, इन तीनों को साथ में ले लेता हूं। स्पष्ट है? बताओ यहां से ये स्टेप, कोई दिक्कत? अब जरा इसके बारे में विचार करो थोड़ा कि ये जी इनवर्स n, जी इनवर्स का इनवर्स बताओ कहां बिलोंग कर जाएगा, n में बिलोंग कर जाएगा, क्यों बताओ, सिंस n इज नॉर्मल। बात समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल की डेफिनेशन तो यही थी ना। थोड़ा सा देखो हम लोग गलती क्या करने लग गए थे, हम लोग इसका मेंबर दिखा करके फिर दोनों को इक्वल करके फिर n में बिलोंग करवा रहे थे, जो कि गलत था ना, क्योंकि हमको तो ये दिखाना था कि जी इनवर्स किसके बराबर है, n के बराबर है, ये दिखाना था। तो लेकिन देखो ये एलिमेंट n में कैसे बिलोंग करेगा, ये बात समझे तुम लोग। ये एक g का एलिमेंट है और ये एक n का एलिमेंट है और ये g के उस एलिमेंट का इनवर्स है, तो जब ऑपरेट होगा तो कहाँ जाएगा, n में ही ना जाएगा। ये डेफिनेशन क्या थी बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप की, क्योंकि n कैसा है बताओ, नॉर्मल है, तब तो ये एलिमेंट n में ही जाएगा, ठीक है। अब बात स्पष्ट हुई? अब ठीक है, ठीक ना। तो से n डैश इक्वल्स टू जी इनवर्स n, जी इनवर्स का इनवर्स कह दिया, इसको n डैश नाम दे दिया, ठीक ना। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आ गया मेरा, जी n डैश जी इनवर्स आ गया, ठीक ना। यही तो मिला, इसके प्लेस में मैंने क्या रख दिया, n डैश रख दिया, जो कि बताओ कहाँ का मेंबर है, n का मेंबर है, कैपिटल N का मेंबर। और ये बताओ क्या है, जी और जी इनवर्स लगे हुए, तो ये बताओ कहाँ बिलोंग कर गया, ये बिलोंग कर गया जी n, जी इनवर्स में बिलोंग कर गया। और देखो हम मान के चले थे n का कहाँ का मेंबर है, कैपिटल N का मेंबर है, और क्या दिखा दिया, n कहाँ का मेंबर हो गया, जी इनवर्स का मेंबर हो गया, ठीक ना। देयरफॉर बताओ क्या, कैपिटल N इज सबसेट ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। और ऊपर तो हम दिखाई चुके हैं कि जी इनवर्स सबसेट है n का, ठीक ना। तो उसको फर्स्ट नाम दे देना, इसको सेकंड नाम दे देना, ठीक ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड n इज इक्वल्स टू जी इनवर्स, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। बताओ दिमाग घूम गया क्या किसी का, संतुलन में है? फिर से एक बार बताऊं क्या, फिर से बताने की जरूरत है, ठीक ना। अच्छा ये बताओ जी इनवर्स सबसेट है n का, ये कैसे दिखाया बताओ, ये अभी दिखाया ना पीछे, फिर से बाय डेफिनेशन कैसे बताओ, बाय डेफिनेशन अगर देखो मैं मान रहा हूं कि n मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन ये बात तो ट्रू होती है। तो ये बात फर्स्ट इसको कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ इन दोनों को इक्वल दिखाना है, और इनमें से मैं एक पार्ट दिखा चुका हूं कि जी इनवर्स सबसेट है n का, अभी कौन सा पार्ट बचता है, n इज सबसेट ऑफ जी इनवर्स, यही बचता है मेरे पास, ठीक है। अब इसके लिए बताओ मैं क्या करूंगा,
कैपिटल एन से एक मेंबर उठाऊंगा एन स्मॉल एन, और इसी को मैं दिखा दूंगा कि ये जी एन जी इनवर्स का भी मेंबर है, तो इसलिए कैपिटल एन मेरा सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यही सारी प्रोसेस समझना है, इस प्रोसेस में कुछ नहीं है, ठीक ना, थोड़े से रीजंस बस यूज करने हैं। मैंने एन स्मॉल एन लिया एक मेंबर कैपिटल एन का, अब स्मॉल एन को मैं बताओ क्या लिख रहा हूँ, जी जी इनवर्स एन जी जी इनवर्स। अब बताओ जी जी इनवर्स, बताओ ये कहाँ के मेंबर हैं, सब जी के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं, कैपिटल जी के मेंबर हैं। अब जी जी इनवर्स आइडेंटिटी होता है और इधर भी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी से ही मैं लेफ्ट राइट से ऑपरेट कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जी इनवर्स और इस जी को एक साथ ले रहा हूँ बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि जो एलिमेंट एन में है ये स्मॉल एन भी कहाँ का मेंबर रहा होगा, कैपिटल जी का मेंबर तो रहा ही होगा, क्योंकि एन तो उसी का सबसेट है ना, ग्रुप का ही सबसेट है बेसिकली। तो अब मैं इस जी इनवर्स, इसको बताओ क्या लिख दे रहा हूँ, जी इनवर्स का इनवर्स लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे जी इनवर्स है, इसको एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ ये जी इनवर्स एन जी इनवर्स का इनवर्स, डेफिनेशन ऑफ बताओ किसकी, नॉर्मल की, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम पहले ही कह रहे हैं कि एन क्या है मेरा, नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो ये एलिमेंट बताओ कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एन में ही बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। अब मैं इसको, अगर ये कैपिटल एन का मेंबर है तो इसको मैंने एक नाम दे दिया, एन डैश नाम दे दिया है। ठीक है, तो अब मेरा एन बताओ कहाँ बदल गया, ये यहाँ पे एन डैश लिख दिया बीच में, एन इक्वल्स टू जी एन डैश जी इनवर्स। अब देख रहे हो ये किस टाइप का मेंबर है, ये इस तरह के सेट का मेंबर है एक तरह से। ठीक ना, तो ये बताओ एन के बराबर था और बिलोंग कहाँ कर गया, जी एन जी इनवर्स में बिलोंग कर गया। इसका मतलब हमने एक एलिमेंट कैपिटल एन माना और दिखा दिया कि वो कहाँ भी है, जी एन जी इनवर्स में भी है, तो इसलिए बताओ एन बराबर हो गया किसके, या सॉरी एन सबसेट हो गया जी एन जी इनवर्स के, और बाई फर्स्ट एंड सेकेंड एन इज इक्वल्स टू जी एन जी इनवर्स के। ठीक है, एन और एन डैश, हाँ दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, एन में बिलोंग करते हैं। ठीक ना, हाँ, लेकिन ये एन डैश कैसे एन में बिलोंग करता है ये समझ पाए हो ना, इसका रीजन क्या है, एन क्योंकि नॉर्मल है इसलिए ऐसा हो पा रहा है। ठीक ना, रिजल्ट आ गया ना, कल देखा मैंने बहुत सारे बच्चे फेल हैं। क्या चीज बताओ, 50% भी रिजल्ट नहीं रहा।